क्या ऋषि। चीज क्या? चौबन ऋषि और अश्विनी कुमार की बाकी सारे एस्पेक्ट आप बोले थे। अच्छा, वो स्टोरी तो मैंने कल के उसमें वो उस पर डाल दी थी यूट्यूब पर। मेन पार्ट जो था वो तो बेसिकली। हमने डिस्कस कर लिया था। मेन पार्ट उसमें बेसिकली क्या था, एक अमृत विद्या का ट्रांजैक्शन था। अमृत विद्या जो है, उसमें कंडीशन थी कि जो उस कहानी को जानता है उसका सर कट जाएगा। अब अश्विनी कुमार जो है, और वो ह्यूमन डोमेन में अवेलेबल था नॉलेज, डिवाइन डोमेन में नहीं था, क्योंकि अश्विनी कुमार देवताओं के वो थे, आयुर्वेदाचार्य। तो कोई इंफॉर्मेशन जहां पर मौजूद था, उसके साथ में एक कंडीशन थी कि भाई अगर ये किसी को भी पता चला तो जो बताएगा उसका सर कट जाएगा। तो अश्विनी कुमार के पास में एबिलिटी थी कि वो कटे हुए सर को जोड़ सकते थे, जी। पर उनके पास में अमृत विद्या नहीं थी। तो ये दो बड़े यूनिक से पार्ट हो गए ना। अमृत विद्या उस टाइम पर आई थिंक शायद सिर्फ इंद्र का ही डिस्क्रिप्शन है कि जिसके पास थी, बाकी किसी के पास अमृत विद्या नहीं थी। तो जी। उन्होंने कहा कि आप मेरे को अमृत विद्या सुनाओ, इससे पहले हम काम करते हैं कि हम सर काट देते हैं और घोड़े का सर लगा देते हैं। हम्म। और दूसरी तरफ उन्होंने वो पूरा पार्ट सुना, तो घोड़े वाला सर कट गया और दूसरा सर वहां पर आ गया। स्टोरी इतनी थी। इतना हम्म। पार्ट कल तो हमने डिस्कस करा था, जी स्टोरी बिल्कुल इतनी थी। बिल्कुल। मेन पार्ट इसकी इन्फ्रेंस का था कि हम्म। आपको कौन सी बॉडी से वो पूरा पार्ट परपीचुअली मिलेगा, कौन से हेड से वो नहीं मिलेगा। तो वो घोड़े का सर जोड़ना था, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट था पूरे कहानी के ट्रांसफर का। तो इम्पोर्टेंट पार्ट डिकोड करना था कि भाई घोड़े का सर का क्या वो है, हम्म। रेलेवेंस क्या है उसकी। जी। तो मैंने बोला कि मैंने कहा ये इसका सबसे मीनिंगफुल पार्ट है। घोड़ा जो टर्म अश्व जो है, अश्व टर्म हम्म। ही उसके लिए है जहां पर कि हम थोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़े के पास में और कोई एबिलिटी नहीं है जिसके लिए वो जाना जाता हो कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। कृष्ण के टाइम पर देश में, हमारे देश के अंदर वो घोड़े थे जो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते थे। जी। और 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने पर सुबह से हम्म। लेकर शाम तक जब वो दौड़ते थे, ऐसे करके वो 1 वर्ष तक दौड़ते थे। उतने एरिया के राजसूय यज्ञ कृष्ण ने परफॉर्म करवाए थे, एंड देवर 100 इन नंबर। तो अगर कृष्ण के टाइम पे 500 किलोमीटर पर आवर के घोड़े थे, तो आप हम्म। ऐसा लेकर चलो कि 10 दिन में घोड़ा जो है वो 5,000 किलोमीटर चलता है। जी। तो पूरी पृथ्वी लंबाई चौड़ाई में नापने का माध्यम घोड़ा ही था। हम्म। तो अब जी। आप अंदाजा लगाइए कि कोई भी घोड़ा किसी भी दिशा में 10 दिन के अंदर ही 5,000 किलोमीटर चल लेता। मेरे ख्याल से अर्थ का रेडियस ही 15,000 किलोमीटर है शायद। तो जितने टाइम में वो 1 साल में एक उसमें दौड़ता था, उतने टाइम हम्म। एक पूरी सेना राजसूय यज्ञ परफॉर्म करती थी। जी। एंड इसको कभी आपको पढ़ना हो, मतलब अ, एक वो है महाभारत में अश्वमेध पर्व। आप अश्वमेध पर्व पढ़ना, इतनी मोटी किताब है बस। मतलब पूरे जी। महाभारत में सबसे पतला पर्व वही है, अश्वमेध पर्व। लेकिन उसमें पूरे महाभारत का सारा सार है। और उसके हम्म। अंदर खास तौर पे वो स्टोरीज हैं जो आपने कभी सुनी ही नहीं होंगी। जी। उसमें कृष्ण जो है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, हम्म। इस योद्धा से मत लड़ना। ये तुम्हारे को और मेरे को एक साथ हराने की कैपेबिलिटी रखता है।
जी। कृष्ण ने कहीं युद्ध नहीं करा, अर्जुन ने ही युद्ध करा, कृष्ण उनकी ढाल हम्म। के तौर पे रहे। लेकिन वो कह रहे कि हम ये जो योद्धा जो हैं, इनसे युद्ध मत हम्म। करना। एक पार्ट। दूसरा उसमें एक जगह आया कि एक योद्धा जो है अर्जुन को चुनौती देता है, अरे क्या अर्जुन तू अकेला ही आ गया, उसको लेकर आ, जी। जो तेरे को पकड़ के रखता है, तेरी ताकत है, दोनों को आधे तीर से मारूंगा। मतलब हम्म। ये लिखा हुआ है, ये आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा कि ऐसा भी कोई पार्ट हुआ होगा। और ये अश्वमेध पर्व जो है ये बेसिकली हम्म। महाभारत का युद्ध पूरा होने के बाद में करा गया था। और उसका जो प्रधान संचालक था वो कर्ण का बेटा हम्म। था। तो वो स्टोरी का पार्ट जो है वो बड़ा यूनिक सा है। और हमें मतलब हम्म। अपने धर्म ग्रंथ क्योंकि पता ही नहीं है, तो इसलिए हर तरह की कहानी जो है वो जलूल के तौर पे सुनाई जाती थी। इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे, लेकिन उसके अंदर बड़ी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। तो उसको डिस्क्राइब, मतलब मेरा एकदम से ध्यान अश्वमेध पर्व को पढ़, मतलब पूरी इंडिपेंडेंट बुक है, तो हम्म। मेरा जो ध्यान चला गया था उसको पढ़ने में, इसलिए गया क्योंकि लिखा था कि पूरी दुनिया की सारी नॉलेज जो है वो हमारे पुराणों में है। ठीक है। जो कुछ भी पुराण के अंदर है उसका सबसे हम्म। मीनिंगफुल पार्ट जो है वो महाभारत के अंदर है। अब महाभारत भी इतनी मोटी मोटी 6-7 वॉल्यूम्स की किताब है। जो कुछ भी महाभारत में है उसका सबसे मीनिंगफुल पार्ट अश्वमेध पर्व में है। हम्म। इतना बड़ा इलेबोरेट कोई कहानी सुनाए तो आप कहते हो कि अरे ऐसा क्या पार्ट है जो हम्म। बिल्कुल। तो जो व्यक्ति को पढ़ने के हिसाब से इंटरेस्ट होगा तो फटाफट इन लाइन को पढ़ के उसका इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा। फिर वो अश्वमेध पर्व पढ़ेगा, तब जाके हम्म। उसको मीनिंगफुल पार्ट समझ में आ जाएगा। तो मीनिंगफुल पार्ट समझ में आ गया तो धीरे धीरे करके उसका इंटरेस्ट बन जाएगा पूरे टेक्स्ट को पढ़ने का। तो जी। मेरे को ऐसे करके चीजें पढ़ने को मिली थी, तो दैट वाज अ वेरी यूनिक पार्ट। कुछ और था जो मैंने बोला था कि वो हमें और डिस्कस करना है एक बार। आप देखिए जरा अपने नोट्स में, मैंने कुछ और पॉइंट लिखवाया था। नो, यस्टरडे तो मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। नहीं ये कल के में लिखा हुआ, परसों के में देखिए। मतलब मुझे कुछ ऐसा याद है कि मैंने कोई पॉइंट बोला था कि उसको इलेबोरेट जरूर करना है। उस दिन तो ललिता देवी के वो ये थे। ललिता देवी का तो हमने ऑलमोस्ट पूरा कर लिया था। ललिता देवी हम्म। का तो ललिता फिर वर्सेस चामुंडा भी पूरा कर लिया था। करने थे जी। ओके। मैं जो चीज बोलना चाह रहा था वो ये था, अग्नि पुराण ब्रह्म ज्ञान।
हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मिस्टीरियस जो कुछ भी आयुर्वेद के हिसाब से था, वो अग्नि पुराण में लिखा हुआ है। तो मतलब आप और कोई पुराण नहीं पढ़ पाते, अग्नि हम्म। पुराण पढ़ लेते हैं तो आपको आयुर्वेद से रिलेटेड, टोटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट मिल जाएंगे। तो इनफैक्ट जो मैं ये आपको मैंने बोला था ना कि जो मैं ये श और क्ष का कॉम्बिनेशन पे काम करता हूँ, ये भी हम्म। अग्नि पुराण में जी। ही लिखा हुआ है। कि जब मैंने भ को श और क्ष के हिसाब से कनेक्ट करा था कि ये हम्म। ऐसा क्यों है, तो वो भ अक्षर की व्याख्या जो है वो अग्नि पुराण में लिखी हुई थी। जी। मैंने बताया था आपको ये। अग्निपुराण मतलब नहीं बताए थे, लेकिन मैं पूछी थी कि भा जो वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है और बुद्धि से आइडेंटिफाई होता है, वो कैसे, तो तभी आप बताए थे कि ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये शायद थर्सडे या फ्राइडे से शायद। राइट। तो मेन क्या है कि जब मैंने ये पूरा एस्पेक्ट पढ़ रहा था, तो हम्म। मुझे सबसे पहले ये समझ में आया कि मतलब जो अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर था, पहले तो मैं अपने अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर को ही कंप्लीट करूंगा ना। जी। तो अगर मैं अल्फाबेटिकल स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर रहा हूँ, तो हमारे हम्म। पास रिह, लिरी और लिरी, ये तीन अल्फाबेट हमारे को पढ़ाई नहीं जाते। ठीक है, बहुत सारी जगह तो जी। संस्कृत में भी ये चीज मिसिंग है। जी। अगर हम संस्कृत में इसको पढ़ते हैं, हम्म। माहेश्वर सूत्र को, जो कि संस्कृत की बैकबोन कहा जाता है, तो माहेश्वर सूत्र में भी ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। तो मैंने पहला पार्ट जो काम करा था वो ये करा था कि हमारा अल्फाबेटिकल सिस्टम क्या है। तो अल्फाबेटिकल सिस्टम में ई, उ, री, लिरी, अ, ई, उ, रि, लिरी, ए, आई, ओ, औ, अं, ये हमारा अल्फाबेटिकल सिस्टम पूरा था, जो कि स्ट्रक्चर्ड था, जिसमें कि अगर आप इन पांच मात्राओं को जानते हो, ई, उ, री, लिरी, तो आप बाकी हम्म। पांच और बाकी जितने भी हैं, तो मतलब 16 में से पांच घटा तो 9 बचा, तो बाकी 9 आप अपने आप ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सॉरी, 16 में से पांच घटाए 11 बचा, तो बाकी 11 आप अपने आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से हैं। तो मैंने अगर ई, उ, री, ली लिख लिया, तो मुझे इसके हम्म। आगे अ प्लस आ लिखना है, ई प्लस ई लिखना है, तो ये जी। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो गई। जी। अब क्या हुआ, जब ये पूरा पार्ट परिभाषित हो गया, तो ए कैसे लिखना है वो डिफाइन हो गया। लेकिन ये लिरी से लिरी बन रहा है, ये पार्ट हम्म। हर जगह डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो मेरे को जो पार्ट समझ में आया कि हमारे यहाँ एक 5 एलिमेंट थ्योरी थी, किसी ने उसको डिस्टॉर्ट करा है। अब अ प्लस अह, ह बनता है, ई प्लस अह, य बनता है, उ हम्म। प्लस अह, व बनता है, री प्लस अह, र बनता है, लिरी प्लस अह, ल बनता है, ह, य, ब, र, ल। हम्म। इसके बाद हमारे पास आता है श, श और स। फिर आता है हमारे पास में अठावले वाला ल, और फिर फाइनली आता है क्ष। तो हमारे पूरे सिस्टम में ये ये और ये तो गायब ही कर दिया। जब आप, जी। मैंने क्योंकि हिंदी पढ़ी, तो हिंदी भाषा में ये नहीं हम्म। था। आपने जी। उड़िया पढ़ी होगी, तो उड़िया में भी ये अल्फाबेट नहीं होगा। हम्म। तो ऐसे करके हमारे अल्फाबेटिकल सिस्टम से जो भी हमारे देश की भाषाएं हैं, उन सब में हम्म। ये छेड़छाड़ की गई। तो जब आप
उसको ब्राह्मणों के बारे में बात करते हैं, तो ब्राह्मणों के बारे में बात करने का औचित्य क्या होता है कि टोटल ब्राह्मण्स जो हैं वो पंच गौड़ या पंच द्रविड़, ठीक है। तो क्या हमारे है ये? देश को क्या हुआ? क्या है ये पंचगौड़? हाँ, ये डिवीजन ऑफ ब्राह्मणिज्म है। पूरे देश में पहले मास पॉपुलेशन के तौर पे नहीं जाना जाता था, ये बात करी जाती थी केवल ब्राह्मण्स के बारे में। मतलब पूरा देश क्या, अगर आप इसको बोलोगे तो मतलब दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, और नॉर्थ और साउथ के बीच में जो है वो विंध्याचल पर्वत था। तो विंध्याचल पर्वत के दूसरी तरफ द्रविड़ और पहली तरफ गौड़। हम्म। एंड विंध्याचल पर्वत बहुत बड़ा पहाड़ माना जाता था, तो इसलिए इट वाज लाइक अ लाइन ऑफ डिवाइड। ये। साउथ में तो अभी तक ये कहते हैं कि वी डोंट ट्रस्ट पीपल बियॉन्ड विंध्याचल। तो पता चलता है कि हाँ ये सारा है। अब ये पूरे सिस्टम में जैसे अभी भी आप लेटेस्ट सुनेंगे तो वो कर्नाटका और इसमें जो है वो कमल हसन ने जो है एक स्टेटमेंट दिया कि मैं इस बात से शर्मिंदा नहीं हूं कि ये तमिल इस भाषा से निकली है, कन्नड़ के लिए कुछ बोला है, ऑल दैट नॉनसेंस। मेरे देश के डिवीजन अंग्रेजों ने तो दो पार्ट में करे थे। पहले इंडिया के अंदर 5 स्टेट्स थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंट्रल। उसके बाद जब रॉयट्स हुए तो भाषा के ऊपर रॉयट्स हुए, एंड बिकॉज ऑफ दोज रॉयट्स पूरा सिस्टम जो है वो मल्टीपल स्टेट्स में बट गया, गुजरात महाराष्ट्र। तो वो जो रविंद्रनाथ टैगोर का वो गाना जो है जन गण मन अधिनायक, उसमें जितने हम्म। उसने पार्ट्स बोले हैं वो भाषा के हम्म। आधार पे बोले थे, और वो भाषा के आधार पर ही बट गए। जी। हम्म। ठीक है। अब बांटना तो बहुत आसान होता है, आप कभी भी किसी को भी बांट सकते हो, बांटने की समस्या नहीं है। मेन समस्या ये होती है कि उसको एकजुट करना है तो कैसे करोगे। हम्म। जी। मेरी आपकी शक्ल नहीं मिलती, ठीक है, मेरी आपकी शक्ल नहीं मिलती, हम बट गए। जी। हमने पूरे उसमें एक बेंचमार्क बनाया कि जिस जिसकी शक्ल आपसे मिलेगी उसका एक ग्रुप, जिसकी शक्ल मुझसे मिलेगी वो एक ग्रुप। कितना आसान हो गया। बट अगर मुझे वही चीज जोड़नी हो तो जी। मैं कैसे जोड़ूंगा? मैंने बोला आपके भीतर आत्मा, मेरे भीतर आत्मा, हम दोनों का परमात्मा एक, हम जुड़ गए। आपका गोत्र क्या है, मेरा गोत्र क्या है, गोत्र के आधार पे गोत्र कौन से, मतलब एक सब 7 गोत्र डिफाइन कर दिए तो 7 गोत्र से जो भी कनेक्टेड है वो जुड़ गया। हम्म। तो जोड़ने के लिए जो पॉइंट्स डिफाइन करे गए वो करे गए 16 संस्कार। अब 16 संस्कार पंचगौड़ के अंदर पढ़ाने वाला व्यक्ति वशिष्ठ, 16 संस्कार पंच द्रविड़ के अंदर पढ़ाने वाला अगस्त्य। और वशिष्ठ और अगस्त्य क्या है? सगे भाई। किसकी हम्म। संतान है? मित्रावरुण की। हम्म। हो गई कहानी एक। जितने भी टोटल लोग थे वो सब के सब हम्म। या तो वशिष्ठ को फॉलो कर रहे थे या अगस्त को फॉलो कर रहे थे। और वशिष्ठ हम्म। और अगस्त के जो फादर के रूप में मित्रावरुण थे, हम्म। वो यूनिफिकेशन फैक्टर हो गया।
जी। पंचगौड़ की शिक्षा दीक्षा वशिष्ठ ने की, पंच द्रविड़ की शिक्षा दीक्षा अगस्त्य ने की। अब ये दोनों क्योंकि मास या ब्राह्मण्स इनको नहीं पढ़ाते थे, ये सारे ऋषियों को पढ़ाते थे। जितने भी ऋषि थे जी। ये उनको पढ़ाते थे। और ऋषियों को, ऋषि के पास में कौन पढ़ने आता था? राजाओं के बच्चे, राजकुमार। तो इनडायरेक्टली सारे राजकुमार पूरे विश्व के, नॉर्थ और साउथ दो पार्ट में बांट दें, तो हम्म। वो राजकुमार वशिष्ठ से शिक्षा लेते थे या अगस्त से शिक्षा लेते थे। जी। और दोनों के दोनों आपस में इंटरेक्शन, क्योंकि दो सगे भाई थे, कोई कंपटीशन नहीं था, कोई फाइट नहीं थी। और जब कभी मान लीजिए कोई भी मित्रा वरुण जो है उनका कोई फंक्शन होगा, तो अगस्त की तरफ हम्म। से भी लोग जाएंगे और वशिष्ठ की तरफ से भी जाएंगे। तो हम्म। मित्रा वरुण के घर में कोई भी फंक्शन होगा तो सारे एकजुट हो गए ना। जी। अब ये कौन एकजुट हो रहे हैं? सारे के सारे राजकुमार। जब राजकुमार जुड़ गए, बचपन हम्म। में ही मैत्री हो गई, जी। तो बड़े होके लड़ाई नहीं हुई। शिक्षा दीक्षा का सोर्स कोड सेम था, हम्म। तो भविष्य की भी लड़ाइयां खत्म हो गई। तो हम्म। इन्होंने शिक्षा के मार्ग से पूरी दुनिया के जितने भी राजकुमार हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया। जब ब्रिटिश आए, जी। उन्होंने ऑक्सफोर्ड की स्थापना करी। उन्होंने सबसे पहले जो है वो ऑक्सफोर्ड राजकुमारों के लिए रखी। बोले अगर राजकुमार हमारे जी। कंट्रोल में आ गया हम्म। तो पूरा राज्य ही आ गया। जी। हम्म। तो उन्होंने राजकुमार को शिक्षा के बहाने करप्ट किया। जी। एंड एज अ रिजल्ट पूरा स्टोरी हम्म। लाइन जो है वो राजा और प्रजा के बीच में एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट हो गया। पता चला राजा ने राज्य ही गिरवी रख के अपनी हम्म। अय्याशी के अकाउंट पूरे कर लिए। तो हमारे देश में कभी भी, मतलब हिंदुस्तान के लोगों को तो ये पता भी नहीं चला कि भारत जो है वो गुलाम हो गया। यहाँ का आदमी तो 5 मिनट नहीं लगाता था। अरे वो तो मराठाओं की लड़ाई चले, और लड़ाई चलती रहती थी, कोई ऐसा नहीं था कि ये और वो नहीं लड़ रहे। बट भारत हम्म। गुलाम हो गया, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही 1905 या 1909 के बाद का है। अदरवाइज तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अगर आप गूगल करेंगे, इट इज बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी। हम्म। उसका काम जो था, जैसे एक नॉर्मल हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड और इस तरीके की प्रॉक्टर एंड हम्म। गैम्बल कंपनी थी, ऐसी एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जी। तो वो कंपनी जो है वो जगह जगह जाती थी, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करती थी। राजा से जब सेटिंग हो जाती, वो कहता था साहब मुझे एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, बिजनेस गोडाउन बनाना है, बड़ा चोरी चकारी का है, मैं थोड़ी सी अपनी आर्मी रख सकता हूँ। तो उन्होंने एक अंग्रेज को अपॉइंट करा और उस अंग्रेज के अंडर में 100 हिंदुस्तानियों को अपॉइंट करा, और हम्म। सेटअप बनता चला गया। तो जब ऐसे कर करके, उसको कहते थे CISF। हम्म। CISF एक बेसिक फोर्स होती है जो इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन के लिए होती है। जी। तो वो CISF की यूनिट्स बन रही थी। उसका भारत हम्म। और अंग्रेज और गुलामी किसी चीज से कोई कनेक्शन ही नहीं था। हम्म। जब CISF ने पूरे देश में अपना वो कर लिया, तब एक हम्म। दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा जो इंडिया टेक ओवर था सारे राजाओं से, हम्म। मतलब अब राजा को किसी को पैसे चाहिए तो वो वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी से पैसे ले रहे थे। उनके तो दिमाग में भी नहीं था कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे जेलेंस्की जो है वो इलेक्शन हम्म। में जीत गया एक एग्जिस्टिंग वहां के, उसको हराकर। हम्म।
लोगों को तो पता ही नहीं चला कि कब उनका देश जो है वो ज्यू डोमिनेटेड नेशन के तौर पे जाना जाए, क्योंकि यूक्रेन में तो ज्यू पॉपुलेशन भी नहीं है। हम्म। तो आप सोचिए, मतलब अगर आपको ये देखना हो कि कॉन्स्पिरेसी किसे कहते हैं, तो आप उसको हम्म। स्टडी करो कि ये बंदा एक सीआईए के एजेंट के जैसा एक सिस्टम में हम्म। आया, टीवी एक्टर के जैसा, टीवी पे कॉमेडी शो जी। होस्ट करता था। हम्म। वो कॉमेडी शो जो है वो होस्ट करते करते सबसे पॉपुलर वो हो गया। उसके मीम्स, उसके सारे जो डिस्कोर्स, जितने भी उसने चीजें बोली थी, वो सब ज्यादा से ज्यादा हम्म। लोगों के बीच में पॉपुलर की गई। जब वो पॉपुलर हो गई, चारों तरफ हम्म। उसी का हो हल्ला हो गया। सडनली वन फाइन मॉर्निंग, इलेक्शन के टाइम पर वो इलेक्शन में खड़ा हो गया। जैसे आजकल साउथ इंडिया में विजय खड़ा हो गया। अब विजय एक क्रिश्चियन है, पर वो किसका लीडर है? मासेस का लीडर है, बिकॉज विजय एज ए क्रिश्चियन नहीं जाना जाता, विजय एज फिल्म एक्टर जाना जाता है। पहले वहां पे जलिता जयललिता का यही वाला पार्ट था, बट वो जयललिता क्रिश्चियन नहीं थी। बट ये अब एक क्रिश्चियनिटी ड्रिवन मूव हो गया पूरे प्रोसेस में। तो वहां पर इलेक्शन हुआ, और लोगों के वोट खरीदे गए, एंड सडनली ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है जी। अब आप कैसे हम्म। उम्मीद करोगे कि आपके वहां पर एक बंदा इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, वो कॉमेडियन के रूप में जाना जाता है, उसके जोक सब क्रैक करते हैं, और वो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है, और पॉपुलैरिटी के बाद सडनली ही टुक द एंटायर पार्ट। सो जी। पॉसिबल नहीं होगा। हम्म। लेकिन जब वो बन गया, उसके बाद सडनली उसे सारे वो मिलने लग गए, क्या कहते हैं, कोलैबोरेशंस मिलने लग गए। टॉम क्रूज वहां पर आया, उसने बोला कि मैं यहाँ पर अपनी फिल्म्स की शूटिंग करूंगा। ऐसे करके वो चलता रहा। एक दिन जब ये पहली बार वॉर वाली स्थिति हुई, तो मैंने एक सीआईए फैक्ट बुक तो होती है, आप गूगल करेंगे सीआईए फैक्ट बुक, तो जी। आपको किसी भी देश की सबसे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो सीआईए के पास रिकॉर्ड में है, वो मिल जाएगी। चाहो हम्म। तो आप नाम नोट कर लेना, आपको ध्यान रखेगा उसके तौर पे। सीआईए फैक्ट बुक, उसमें हर देश की इंफॉर्मेशन है। जी। कुछ स्टेंसेस में तो इतनी इंफॉर्मेशन है, जैसे भारत हम्म। है तो भारत जैसे देश की इतनी इंफॉर्मेशन है जो भारत के किसी भी पोर्टल पे नहीं है। वहां पर हम्म। आपकी आबादी लिखी हुई है, आपकी पर हम्म। कैपिटा इनकम लिखी हुई है, जीडीपी डिटेल दे रखे हैं, आपकी क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं, हर कुछ डिटेल्ड इलेबोरेशन में लिखा हुआ है। हम्म। तो मेरे को किसी ने बताई थी वो साइट, तो मैं बहुत साल से मॉनिटर करता था, तो मेरे को एकदम से ध्यान है, मैं यूक्रेन के बारे में पढ़ के देखता हूँ है क्या, मुझे तो ये भी नहीं पता ये देश कैसा है। तो मैंने यूक्रेन को हम्म। पढ़ा, और पढ़ने पर हम्म। मेरे को जो है वो पता चला कि दैट वाज द बिगेस्ट ड्रग्स सिंडिकेट। हम्म। तो दुनिया भर से ड्रग्स का मूवमेंट थ्रू शिप, जी। अब हम्म। इंटरनेशनल वाटर्स में मैक्सिको से ट्रक कार्टेल के शिप हम्म। निकले, इटली से निकले, और यूक्रेन में एंट्री हुई। यूक्रेन से एक पार्ट रशिया में गया, एक पार्ट चाइना में गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को वो वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता था थ्रू लैंड या थ्रू वो। तो ऐसे करके एक पूरा ट्रक कार्टेल का बेस था वहां पर। तो अब कोई पाक साफ तो देश नहीं था, सारे फिल्म इंडस्ट्री वाले और वो हॉलीवुड वगैरह के जो पूरा प्रोसेस था, वो तो वो सारा का सारा सेटअप जो है वो चल रहा था। तो उस चलते हुए सेटअप के हिसाब से वहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और उस ट्रांसफॉर्मेशन में उसने बोला कि मैं नेटो का पार्ट हूंगा। अभी नेटो का पार्ट कैसे हो सकता है? और मेरे, आप ऐसे मान लो कि आपके घर के बाहर जो है कुछ पुलिस खड़ी होनी शुरू हो जाए रोज, तो हम्म। आपके आसपास के लोग आपको कैसे देखेंगे कि ये इसके घर के बाहर पुलिस हम्म। क्यों? आपके नेबर जो ऑब्जेक्ट करेंगे कि हर समय इनके घर के हम्म। बाहर पुलिस रहती है, तो मुझे नहीं पसंद। तो रशा ने ऑब्जेक्ट करा, ऑब्जेक्ट करने के बाद जो है वॉर शुरू कर दी। हम्म। तो एक कॉन्स्पिरेसी हो गई। अब रशा जो है उसका जो प्रेसिडेंट है वो बेसिकली जो ये सीक्रेट एजेंट टाइप का व्यक्ति था।
हम्म। तो वो केजीबी का एजेंट था, तो उसने अपने बचपन से जो देश देखा था उसको यूएसएसआर कहते थे, किसी ने उसके देश के हम्म। टुकड़े कर दिए। तो जब उसके टुकड़े कर दिए तो उसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तो जैसे मेरे गुरुजी के सामने, जो मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे, मुझे हम्म। यार भारत का नक्शा देखने का मन नहीं करता, इसका तो सिर कटा हुआ है। तो बोले जैसे किसी ने मेरी माँ का ही सर काट के उसका चित्र रख दिया हो मेरे सामने, तो मुझसे वो देखा ही नहीं जाता। अब हम इस तरीके के संस्कार में डेवलप हुए, तो हमने इस बात को देखा कि क्या चीज चल रही है। तो ऐसे करके वर्ल्ड ऑर्डर में थ्रू कॉन्स्पिरेसी इंडिया को गुलाम बनाया गया। इंडिया कभी गुलाम था नहीं, और यहाँ के लोग आज भी गुलाम नहीं है। मतलब वो जिस दिन जिस पार्ट को वो उनके अंदर एक वो फायर नहीं जागी, वो क्या कहते हैं, वो हनुमान प्लवमान वाली कहानी की, एक फायर अगर एक दफे जाग गई तो फिर वो अपने आप हम्म। ही अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लेगी। तो मोदी के आने के बाद में मैंने नोटिस करा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट विजाविज बीजेपी की गवर्नमेंट में जो सबसे जी। बड़ा चेंज आया वो ये आया कि लोगों ने ये सोचना शुरू करा कि पहले वो क्या सोचते थे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, हम्म। फिर उन्होंने जी। सोचना शुरू करा अगर कोशिश करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, सोचना तो शुरू करो। हम्म। एंड thus everything started slow and steady moving in a process। अब आज की तारीख में आप रोज अखबार में देखते हैं, अरे आज डीआरडीओ ने ये कर दिया, उसने ब्रह्मोस को इस कंट्री हम्म। को बेच दिया। मतलब जो कंट्री हम्म। हथियार खरीदता था वो हथियार मैन्युफैक्चर कर हम्म। रहा है। जी। मैं एक्चुअल उसमें नहीं जा रहा कि भाई मोदी सही है गलत है एक्स वाई जेड, क्योंकि हम्म। मुझे बीजेपी का राज दिखता ही नहीं है, राज मोदी का ही दिखता है। तो मैं मोदी के ऊपर या उस प्रोसेस पे नहीं जा रहा। मेरा कहने का एक बारीक सा ऑब्जेक्टिव है, लोगों के पास आज एक उम्मीद आ गई कि अगर कोशिश करेंगे तो कुछ हो सकता है। जी। तो मेरा जो एफर्ट है वो इस बात पे बेस्ड है कि मैं अगर कोई चीज की कोशिश कर सकता हूं तो मैं पलट कर दिखा सकता हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा ये ऊपर वाला जाने। तो हम्म। मैंने जब ये अपना संस्कृत का टेक्स्ट पढ़ा और उसके स्ट्रक्चर हम्म। को देखा, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट थे जो किसी भी तरह से मेरे सिस्टम में फिट नहीं हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो जब मैंने ये वाला पार्ट देखा तो मेरे को, मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, मेरा सब्जेक्ट है जी बीज मंत्र। जी। तो मेरा तो धर्म या किसी भी प्रक्रिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है। हम्म। मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, अगर आप मेरे को इस तरह से लेकर चल रहे हो कि मैं तो एक हम्म। साइंटिस्ट हूं जो बीज मंत्रों पे रिसर्च कर रहा है। और इस बीज मंत्र के यूसेज से कोई भी व्यक्ति धनी हो सकता है और कोई भी व्यक्ति निरोगी हो सकता है। ये मेरी रिसर्च का विषय है। जी। बीज मंत्र क्योंकि अक्षरों से बनते हैं। तो जब मैंने वो अक्षर पूछा किसी से भी कि भाई अक्षर होता क्या है, किसी को नहीं हम्म। पता था। शर और अक्षर ये है क्या, ये श्रीमद् भगवत गीता के अंदर है पूरा पार्ट। तो जब मुझे आंसर्स नहीं मिले तो मैंने, और थ्योरेटिकली मैं, मुझे पता था कौन सी किताब में कहाँ क्या लिखा हुआ है। और दूसरा मेरा सपोर्ट सिस्टम था जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे कॉन्फिडेंशियल टू कॉन्फिडेंशियल एंड एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज अवेलेबल था। तो मेरे टीचर्स इतने बढ़िया रहे कि उन्होंने इतना डीपली पढ़ा था और उनके एनालिटिकल एबिलिटीज इतनी स्ट्रांग थी कि मुझे कभी इस हम्म। बात की परेशानी नहीं हुई कि मेरे पास इंफॉर्मेशन की स्केर्सिटी है। मैं मेरा जी। पॉइंट समझा पाया। हम्म। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। मैंने जब ये पूरे प्रोसेस में देखा तो मुझे पता चला कि ये क ख ग घ ऐसे करके इन सबका एक एक एलिमेंट है। और ये ई उ री लिरी इन सबका भी एक एक एलिमेंट है। तो एलिमेंटली एक स्ट्रक्चर बन गया मेरे सामने कि ये जो पांच अल्फाबेट्स हैं इनसे जो बाकी सारी फॉर्मेशन हो रही है वो है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन का कोई पार्ट अवेलेबल नहीं था, इस इंफॉर्मेशन को हटाने का प्रयास था। ठीक है। हम्म। तो जब मैंने ये वाला पार्ट देखा तो मैंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सोर्स कोड में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। अब जैसे मैंने बोला मैंने शिव लिखा और मैंने जी। शिव लिखा, तो ये पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कहीं है ही नहीं। हम्म।
तो इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए थी ना बाय डिफॉल्ट कहीं भी, बट इंफॉर्मेशन नहीं थी। हम्म, बड़ी जनरल सी है ना, मैंने लिखा यहाँ पर शक्ति, और मैंने लिख दिया यहाँ पर शक्ति। ये दोनों में डिफरेंस है, क्यों डिफरेंस है वो नहीं मिल रहा था। फिर मैंने लिखा शब्द, फिर मैंने लिखा शब्द, बगला मुखी, वल्गा मुक्षी। एंड धीरे 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 करके मेरे पास बहुत सारी चीजें आ गई जिनसे मुझे पता चला कि देर इज समथिंग विच इज मिसिंग। और वो जो मिसिंग है वो भी संस्कृत की डोमेन में है, वो कोई ऐसी वैसी डोमेन के तौर पे नहीं है। तब मुझे समझ में आया कि ये श और स, ये लिखा हुआ था न्यास के अंदर। और आप जब टर्म देखोगे ना तो वहां पे लिखा हुआ है षोडहान्यास। हम्म, षोडहान्यास में क्या होता है, एक बॉडी पार्ट और एक अल्फाबेट। तो जो ब्राह्मण पूजा कराएगा वो बोलेगा और आप अपने सर पर हाथ रखेंगे, हम्म, ऐसे करके। तो मुझे यहाँ पर थोड़े अच्छा, से बॉडी पार्ट्स वर्सेस अल्फाबेट्स में करेक्शंस करने पड़े। ऐसा नहीं कि वहां पे करेक्शन करने की जरूरत नहीं थी, करेक्शन वहां पर भी करे। हम्म, हम्म, और करेक्शन करने का मूल पार्ट क्या था, ह य व र ल, ये पांच में ल मूलाधार चक्र था, लेकिन इसका एलिमेंट गड़बड़ था। इसका एलिमेंट लिखा हुआ था पृथ्वी तत्व। हम्म, और य व र ल इन सब में तो और कहानियां थी। तो जब मेरे को सोर्स कोड पकड़ में आया तो मैंने सोर्स कोड को करेक्ट कर लिया कि कहाँ कौन सा अल्फाबेट चलेगा। वो अल्फाबेटिकल प्रोसेस बिल्कुल करेक्ट हो गया मेरा। जब वो करेक्ट हुआ तो मैंने ये नोटिस करा कि जैसे ही मैं अपने पैनक्रियाज के ऊपर हाथ रखता हूँ और हम्म, श्रीम यम श्रीम बोलता हूँ, सॉरी अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखता हूँ और श्रीम यम श्रीम बोलता हूँ, तो मेरा हार्ट चक्रा की एनर्जी बढ़नी शुरू होती है, मेरे फायर एलिमेंट की एनर्जी बढ़ती है, मेरे आंखों पे प्रभाव पड़ता है। ऐसे करके मैंने वो सारी चीजें ऑब्जर्व करी। तो वहां पे लिखा हुआ था ख छ ठ ह फ। फ जो था वो पेनक्रियाज पे लिखा हुआ था, जठर कहते थे टर्म उसको। तो मैंने श्रीम फम श्रीम, या फिर श्रीम फम श्रीम, इसका चैंटिंग करवाया एक फिजिकल सेशन के अंदर, जिसमें कि 10 20 50 लोग बैठे हुए थे। और जैसे ही हम्म, मैंने वो चैंटिंग कंप्लीट करवाई, इमिजिएटली जी, उन सब लोगों का जो हम्म, डायबिटीज था, उनके जो शुगर लेवल्स थे वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो गए। जिसकी लो ब्लड शुगर थी उसकी हाई होने लगी, जिसकी हाई थी उसकी लो होने लगी। तो हम्म, एक पार्ट प्रूव हो गया। हम्म, अब जब इतना पार्ट प्रूव हुआ तो मैंने कहा कि इसके बाकी अल्फाबेट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ करेक्शन होगा। तो ऐसे करके मैं जो षोडहान्यास के अंदर अल्फाबेट्स विजा विज बॉडी पार्ट दे रखा था, मैंने वो सारे बॉडी पार्ट्स की लिस्ट बनाई। और फिर हम्म, जैसे नहीं बच्चे पजल में मैच करते, मैच दी टू साइड, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ऐसे करके मैं वो मैच करना शुरू करा। और जितनी एम्बिगिटीज थी मैंने मेरे प्रोसेस से ठीक कर दी। जब वो ठीक कर दी तो मेरा जो स्ट्रक्चर बना वो बन गया ई उ रि लिरी, अ ई उ रि लिरी, ए आई ओ औ अं
फिर ह, य, व, र, ल, श, श, स, अठावले वाला ल और श, फिर क, ख, ग, घ, अ, च, छ, ज, छ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ऐसे करके ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर बन गया। ये हेड, ये नेक और ये टेल। और इस स्ट्रक्चर को जब मैंने देखा तो मेरे को मिला कि भाई ये टर्म थी हिंदी में कोश, और दूसरी संस्कृत की टर्म थी कोश। तो जब मैंने कोश और कोश टर्म को देखा तो मुझे पता चला कि जब भी कभी कहीं किसी भी जगह कोई चीज इकट्ठी होती है, हम्म। कलेक्शन, अगर किसी जगह किसी चीज का कलेक्शन हो रहा है, उसको आप बोलते हो कोश। बट वो कलेक्शन के साथ अगर उत्पत्ति भी हो रही है, क्रिएशन भी हो रही है, मतलब यहां पर कलेक्शन एंड क्रिएशन, ये दोनों टर्म है, तो उसको कहते थे कोश। जी। ठीक है। अब क्या हुआ, हम्म। संस्कृत से हिंदी में ट्रांसफॉर्मेशन हुए और जेनरिक टर्म्स आ गए। खास तौर पे एक जेनरिक टर्म आया, ख का प्रयोग षटकोण के श की जगह, और टर्म बनी कोक। कोक किसको कहते हैं? मदर्स वूम को। हम्म। ठीक है। जी। अब मदर्स वूम में चीज इकट्ठी हो रही है एंड क्रिएट हो रही है, हम्म। तो हिंदी का टर्म कनेक्ट हो गया। हम्म। संस्कृत में जब देखा मैंने तो वहां लिखा था अर्थकोश। अर्थकोश नहीं लिखा था। हम्म। जहां पर अर्थ इकट्ठा होता है उसको अर्थकोश हम्म। कहते हैं। बट जहां ठीक पर है। अर्थ इकट्ठा होता है और उत्पन्न भी होता है, हम्म। तो उसको अर्थकोश कहते हैं। तो अब मुझे पता चल गया कि ये षटकोण के शा के अंदर उत्पत्ति है, हम्म। विशेषता और उत्पत्ति। जी। हम्म। विशेषता और उत्पत्ति, ये दो एट्रीब्यूट्स हो गए। अब जब ये दो एट्रीब्यूट्स मेरे सामने आए तो मैंने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करा कि क्यों ना हम कुछ इसको और फर्दर एक्सपेडाइट करें। तो मैंने षटकोण के श का जो हम्म। डिस्क्रिप्शन पुरानी से पुरानी संस्कृत की किताब में दे रखा था, मैंने उन शब्दकोश को ही देखना शुरू करा। तो जब वहां जी। पर देखा तो वहां पता चला कि इसको मूर्धन्य सकार कहते हैं। क्या है इसकी मीनिंग? मूर्धन्य किसको कहते हैं? मूर्धा किसको कहते हैं? मूर्धा कहते हैं दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचिए, नाक के पीछे तालू के ऊपर ब्रह्मरंध्र के नीचे, उस जगह जब आप श का उच्चारण करते हैं, उस श को मूर्धन्य सकार कहते हैं। ये षटकोण के श की परिभाषा लिखी हुई थी। तो मुझे पहली बार हम्म। सोल सीट का कोरिलेशन समझ में आया कि जब मैं शिव बोलता हूं तो वो मूर्धन्य हम्म। सकार नहीं है, पर जब मैं शिव बोलता हूं तो वो मूर्धन्य सकार है। यानी मैं अपनी सोल सीट पे जाकर जब षटकोण के शा का उच्चारण करता हूं, उच्चारण कैसे है?
स और श के जैसा, स और श के जैसा उच्चारण है। तो जब मैंने वो मैथिली ब्राह्मण को बोलते हुए सुना, तो पंडित जी श्लोक बोल रहे थे, जहां सा आ रहा था वहां शाह लगा रहे थे, जहां शाह आ रहा था वहां सा लगा रहे थे। मैंने कहा अरे पंडित जी, इसका मतलब तोतले नहीं है, इनको तो दोनों चीजों का अलग अलग उच्चारण की प्रक्रिया बताई गई है। तो इट वॉज ए डोमेन ऑफ एजुकेशन। ये पार्ट में समझा पाया अभी तक का। हाँ। जी। अब आते हैं इसके नेक्स्ट फेज पे। नेक्स्ट फेज में मैंने इस बात को आइडेंटिफाई करा कि कोई भी चीज में कॉन्स्पिरेसी हो कैसे रही है। तो उन्होंने एक टर्म को पूरे सिस्टम में से मिटाया, आत्मा, पंच तत्व, सूक्ष्म, स्थूल, कारण, शरीर। मतलब एक ही शरीर के अंदर तीन डोमेन एग्जिस्ट करती थी, उसमें पांच तत्व थे, और मूल जो सोर्स कोड था वो आत्मा था। जी। आत्मा का स्थान क्या था? ये। इसके ऊपर वाले स्थान को इमीडिएटली आत्मा का स्थान कहते थे। तो किसी ने जब मेरे को भाषाओं के ऊपर बांटा, तो मराठी भाषा में ये चीज मेरे को मिली। और मेरे फादर क्योंकि मराठी भाषा के स्टूडेंट थे, जी। उनको जब स्कूल टाइम में वो पढ़ाया जाता था, तो उन्होंने जो है वो संस्कृत के साथ में मराठी ली थी। तो अब किसी ने उनको बोला, बीए में शायद उन्होंने मराठी ली थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने मराठी इसलिए ली क्योंकि मराठी और संस्कृत में बहुत सिमिलैरिटी थी, तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी एक नई भाषा को सीखने के लिए। ये इनपुट मेरे फादर का मुझे मिल गया। मैं मेरी बात समझा पाया? तो जब कोई प्रक्रिया हुई, तो उस प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर होते चले गए। तो जो चीज मुझे सबसे पहले क्लियर हुई, वो क्लैरिटी में क्या आया कि ये पूरी प्रक्रिया जो है, इसमें ए बी सी डी करके कोई चीज थी जो स्टेप बाय स्टेप चेंज करी। तो अब मैंने क्या करा, मैंने एक तरफ लिखा षटकोण का श, 16 वेरिएंट में, श, शा, शी, शी, शु, शु, श्री, श्री, शिलरी, शिलरी, शे, शय, शो, शौ, शं, श। ठीक है। इसी के इक्वल एंड ऑपोजिट मैंने यहां पर सेम प्रोसेस में श, शी, शु, श्री, शिलरी ऐसे करके लिख दिया। तो एक पार्ट इधर लिख दिया, एक पार्ट इधर लिख दिया, तो ये 16 हो गए, इधर 16 हो गए। फिर आ गया मैं शह, श्या, श्वा, श्र, श्ल, श, श, श्ल, शक्ष। फिर श, क, श, ख, ऐसे करके। अब ये जितने भी अल्फाबेट्स का जो पूरे 51 थे, 51 नहीं, 51 माइनस -1, 50 हो गए। तो ये 50 और ये 50। अब इसमें फर्क क्या हो गया? ये शह, शय, श्व, श्र, श्ल, श, 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 श,
श, स, श, अठावले वाला ल, और फिर यहाँ पर क्ष में से, तो ऐसे करके दोनों तरफ मेरे पास 50 आ गए, और नीचे अब ये सारे के सारे हो गए श, क, श, ख, हम्म। लाइक। जब ये पूरा पार्ट हुआ तो 50 इधर 50 हम्म। उधर, तो मैंने कहा अब मैं इनको मर्ज कर देता हूं। मर्ज करा तो मैंने क्या बनाया, श, 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 शा, श, शी। क्लियर हो गया? हम्म। ये मेरे पास अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो गया यहाँ पर। हम्म। फिर ये श, श ये वाला हो गया। फिर ये हया हम्म। वाला हो गया, ये भी। तो मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगा, श, श, ह, श, हम्म। श, 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 हम्म। श, य, ऐसे करके चलता रहा। फिर यहाँ पर हम्म। आया श, श, क। हम्म। अब किसी ने क्या करा, ये बोला कि भाई जो कॉमन है सब जगह लिखा हुआ है, उसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से रिमूव कर दो, हम्म। क्योंकि प्रिंटिंग तो थी नहीं, हैंड रिटन था। बोले कोई भी मंत्र लिखना हो तो प्रत्येक अल्फाबेट में जो चीज सब जगह मौजूद है उसकी पुनरावृत्ति बार बार लिखने से हमारा सिस्टम हम्म। जो है वो गड़बड़ होता है, हमें टाइम लगता है। हम्म। तो उन्होंने क्या करा, इस क को क कर दिया, इस ह को ह कर दिया, इसको शे से ए कर दिया, इसको यहाँ पर अ कर दिया। हम्म। ठीक। तो जो जी। चीज सब जगह कॉमन है उसको अलग हटा देते हैं, दैट्स नॉट अ रॉन्ग प्रोसेस। पुनरावृत्ति हम्म। बार बार किसी चीज को लिखने से बहुत टाइम और एनर्जी लगती है, वो था। और कहीं हम्म। ना कहीं ये टेक्स्ट का इंडिकेशन भी होगा कि हाँ टेक्स्ट में हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन करे। जहां पर ये हम्म। इंडिकेशन या जो संस्कृत के नियम थे, किसी ने उसमें छेड़छाड़ करके उसको हटा दिया। हम्म। जैसे रीम जो है वो महालक्ष्मी हम्म। के लिए प्रयोग हो रहा है, किसी ने इस पार्ट को गायब कर दिया। तो अब मुझे कैसे हम्म। पता चलेगा कि रीम, एम, क्लीम ये सब है क्या? क्लीम और क्रीम में क्या फर्क है? तो हर हम्म। चीज का एक पार्ट हो गया ना। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि मैं कौन सी बात कर रहा हूं। अब आपने क्या करना है, आपने इस साइड के सारे अल्फाबेट्स को ध्यान करना है, और अपने भीतर शिव का ध्यान करना है, अपने राइट साइड में। यहां इन 50 अल्फाबेट से अपने शरीर के भीतर शक्ति का आवाहन करना है, हम्म। अपनी लेफ्ट साइड में। जी। और ये जो श, क्ष, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो ये हम्म। 50 अल्फाबेट बन रहे हैं, इन हम्म। 50 को अपनी सेंट्रल कॉर्ड में हम्म। इमेजिन करना है कि हम्म। जैसे शिव और शक्ति आपके भीतर मिले। जी। जब वो मिले तो आपके भीतर, आपके हेड, नेक और टेल रीजन के अंदर पूरा शिव शक्ति का जुड़ाव होने के बाद नवरस की उत्पत्ति होनी शुरू हुई। वो हुई या नहीं हुई, इसको आपको अपने अंदर इस पार्ट से पहले, इस पार्ट से एनर्जी उठाइए, शहशाह वाले से। फिर शक्ति वाली हम्म। एनर्जी उठाइए, उसको अपने अंदर डालिए। फिर सेंट्रल पोर्शन में अल्फाबेट्स इमेजिन कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, इसको उठाइए हम्म। और इसको अपने अंदर डालिए। शांति से हम्म। 2-4 मिनट सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस, और ऑब्जर्व करिए कि आपके अंदर हर चक्रा में क्या क्या हो रहा है। जी। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। हम्म।
जी सर। सर जी सॉरी, बताइए। जी जी सारे चक्र में मुझे वाइब्रेशन फील हुआ, और मतलब कलर्स भी मतलब उसी रेस्पेक्टिव जैसे कलर दिखना चाहिए वैसे ही दिखा। लेकिन मुझे ज्यादा लगा शायद सहस्त्रार्ध चक्र एंड लंबिका चक्र में ज्यादा वाइब्रेशन फील हुआ। वाइब्रेशन ज्यादा किस तरह से, मतलब? मतलब जैसे एक फोर्स टाइप ऑफ एनर्जी लाइक दैट मोर फील हुआ एज कंपेयर टू द अदर चक्र। राइट। तो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर था जिसमें कि मैंने सारे जो अक्षर थे, 51 हम्म। अक्षर जो हमारे यहाँ होते हैं, उन अक्षरों को षटकोण के शाह के साथ कंबाइंड फॉर्म में रखा, और एक जगह क्षत्रिय वाले शाह के फॉर्म में रखा, और बीच सेंटर में जो है शार्क शाह को कंबाइंड करके सेम प्रोसेस को लिखा। इसको करने जी के बाद मेरा जो सेंट्रल कॉर्ड है, उसकी जो हम्म। वाइब्रेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। जी ऐसे लगा कि मतलब एनर्जी आर फ्लोइंग ऑल ओवर एंड रिजुविनेटिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म राइट। लाइक। तो अब अगर कोई व्यक्ति अ आ इ ई पे रिसर्च करे बिना षटकोण के श और क्षत्रिय वाले क्ष के, वो कभी सोर्स कोड से कनेक्ट ही नहीं होगा। आपका नाम क्या है? चिन्मय। ये किसका नाम है? आपके स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का? रूल फिर एक। चिन्मयी नाम। अब की बार मेरी आत्मा ने जो शरीर धारण करा था, इस दिन इतने बजकर इस जगह पर, डेट जी टाइम प्लेस पर जो मेरी आत्मा ने शरीर ग्रहण करा, उसका नामकरण मेरे माता पिता ने चिन्मयी के नाम से करा। ये इसका जी। एक्सप्रेशन हो गया। हम्म पर उस डेट टाइम और प्लेस पर आपकी आत्मा उस शरीर को ग्रहण ही ना करे, या उस शरीर में से आत्मा को अलग हटा दे, तो क्या वो बॉडी का कोई वैल्यू होगा? हम्म नहीं। तो कुल मिला के किसी ने हमारे साथ छल करके एक प्रक्रिया में से जो मेन पार्ट था उसको अलग हटा दिया, शरीर में से आत्मा को अलग हटा दिया और शरीर पे बातें करना शुरू कर दी। हम्म आप बाय डिफॉल्ट किसी भी व्यक्ति में 3 स्टेप्स के अंदर, पहला स्टेप उसके शरीर के बीच में शिव का आवाहन, फिर दूसरा स्टेप उसके शरीर के
लेफ्ट साइड में शक्ति का आवाहन। फिर उसके बाद उसका मिडिल बॉडी के तौर पे शिव और शक्ति का संगम के तौर पे ये वाला पार्ट। और फिर उसका नवरस रूप, मतलब मेरे शरीर के भीतर जो 9 चक्र है, ये नवरस के हम्म, प्रतीक है। तो वो नवरस जो है, मतलब मेरे 9 चक्र जो है, उन पर उस प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ रहा है। और जब आप इस प्रक्रिया को करें तो आप अपने आप को भी इसी तरह से बोलें, मतलब एज ए कमांड हम्म, बताएं कि जी मैं इस आत्मा को जानती हूं। मैं इस आत्मा को जानती हूँ। ये आत्मा नहीं है, शात्मा है। शिवात्मा, शक, शक्ति आत्मा। सत्य शिवात्मा, इन तीनों को उठाकर अपने भीतर डालिए और ऑब्जर्व करिए आपकी सोल सीट पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। जी और शिव डालें तो पापा को इमेजिन करना है, शक्ति डालें तो मम्मी को इमेजिन करना है। और जब अपने आप को इमेजिन करें तो एक सुपर इम्पोजिशन अपने पापा मम्मी का अपने भीतर फील करना है। जी इमोशनली शिव को फादर मानना है, शक्ति को मदर मानना है। और शिव शक्ति हम्म, ने आपके शरीर का निर्माण करा है, इस प्रकार से अपने आप को ध्यान करना है। तो आपकी आत्मा जो है वो आपके फादर की आत्मा से एक पॉइंट कनेक्ट हुआ, एक मदर की आत्मा से पॉइंट कनेक्ट हुआ, और फादर मदर कंबाइंड फॉर्म में आपके भीतर प्रकट हो गए। वो जो स्वरूप है वो आप हो। इस प्रकार हम्म, अपने को करना है। मतलब अभी तो आपने ये एनर्जी उठानी है और अपनी सोल सीट पे डालनी है। उसके बाद जब आप लंबी गहरी सांस लेंगे 2-3 मिनट तक, तब आपको हम्म, अपने आप को इस प्रकार से देखना है। जैसे एक बच्चा नहीं होता, एक पार्क में चल रहा होता है, जिसका एक हाथ मम्मी ने पकड़ रखा है, एक हाथ पापा ने पकड़ रखा है, और वो अपना मस्ती से हम्म, चलता जा रहा है। ऐसे हम्म, आपने अपने एक हाथ, मतलब एक उंगली आपने जो है शिव जी की पकड़ रखी है, एक पार्वती जी की, या मतलब सती पार्वती शक्ति जो भी हम बोलते हैं उनकी पकड़ रखी है, हम्म, और आप मस्ती से चल रहे हो। जी ऐसे अपनी सांस को कंसंट्रेट करके फोकस करके स्टेबलाइज करना है। अब वो शिव शक्ति मान सकते हैं, विष्णु ब्रह्मा मान सकते हैं, विष्णु लक्ष्मी मान सकते हैं, ब्रह्मा सरस्वती मान सकते हैं, वो कुछ भी मान सकते हैं, दैट डजंट मैटर। अप्रोच की बात कर रहा हूं मैं। जी तो अगर आपको शिव जी को देखना है तो शिव जी को देखें तो अपने फादर की इमेज देखें, पार्वती जी की इमेज देखें तो उनके चेहरे में जो है अपनी मदर की इमेज देखें, और वो छोटे बच्चे में अपनी शक्ल देखें जी जो उनके हाथ में। करिए एक दफे शुरू।
सर जी। शरीर मीट पोर्शन होता है, हियर इट फीलिंग सो मच सेंसेशन दिस पोर्शन। सेंसेशंस हेड रीजन में इम्प्रोवाइज हो गए ना, जहां जहां वो मिलते गए उसके अंदर इस स्ट्रॉन्ग पोर्शन में वाइब्रेशन स्पेशली। होगा। जी सर, बहुत मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कुछ इस हाँ, पर। तो इस अप्रोच को जब आप मल्टीपल टाइम्स करेंगे और एक हम्म। स्थिति ऐसी होगी कि शिव शक्ति जो है वो आपको अपने भीतर बहुत क्लियरली विजिबल होंगे, तब आप किसी भी चीज में जब हीलिंग करेंगे जी। तो वो हीलिंग बहुत पावरफुल हो जाएगी। दूसरा तरीका, आप जब श्रीम जी। लिखती हैं हम्म। तो जब आपने लिखा आधा षटकोण का श, क्षत्रिय वाला क्ष, र बड़ी की मात्रा ऐसे करके, तो जितनी देर आप षटकोण का शा लिख रही है उतनी देर शिव को इमेजिन कर लीजिए, जब क्षत्रिय वाला शा लिख रही है तो शक्ति को इमेजिन कर लीजिए, और जब रा लिखें तब अपने आप को इमेजिन कर लीजिए। हम्म। अनुस्वार लिखें तो वो एनर्जी आपके भीतर जा रही है, ऐसा इमेजिन कर लीजिए। ऐसे करके धीरे धीरे श्रीम लिख कर देखिए, तो जो आपने अभी इमेजिन करा ठीक उसी हम्म। तरीके से अपने आप को उस श्रीम से कनेक्टेड मान लीजिए। तो जब आप अपने इस कनेक्शन को चेक करेंगे जी। और उस एनर्जी को अपने भीतर डालेंगे, हम्म। तब आप देखेंगे कि देयर इज ए मिराकुलस चेंज विच इज हैपनिंग। और तब आप उस चीज हम्म। को अपने स्पर्म लेवल पर, एग लेवल पर, जाइगोट लेवल पर और अपने 100 ट्रिलियन सेल्स के भीतर सब जगह इस तरह से देखिएगा। तो अकेले चक्रा या हेड रीजन में विस्फोट, ऊर्जा का विस्फोट जैसे होता है वो नहीं दिखेगा, हर चीज में अंदर वो दिखेगा। जैसे नहीं वो लूसी मूवी मैंने बोली थी कि लूसी मूवी देखी अपने हम्म। जो, तो वो जिस तरह से वो लूसी मूवी एक ड्रग एडिक्शन के तौर पे वो कर रही थी कि अंदर विस्फोट हो रहा था, तो मैंने कहा हम्म। यही चीज तो श्रीम करती है, एनर्जी का अपने भीतर एक विस्फोट, मतलब कि जो बैरियर्स हैं हम्म। आपके और शिव शक्ति के बीच के बैरियर्स को ही वो अलग हटाती है। जी। तो हमारे भीतर एक बहुत पावरफुल सिस्टम है, एक बहुत पावरफुल एनर्जी है, किसी ने हमारे अक्षरों के साथ छेड़छाड़ करके हमें उस पावरफुल सिस्टम से ही दूर कर दिया। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो ये जो चीजें हमारे भीतर हो रही हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है। इस टेक्स्ट को हम जब देखते हैं, मतलब दुर्गा सप्तशती पढ़ें या पुराण पढ़ें, मतलब जब हम प्रत्येक अल्फाबेट के अंदर ये शिव शक्ति वाले अप्रोच से उसको देखते हैं, तब मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आए। मतलब मैं ये जो चीज आज आपको बता रहा हूँ ये कई साल पहले मैंने अपने हम्म। अंदर एक्सपीरियंस करा। तो मैंने कहा हाँ ये लॉजिकल स्ट्रक्चर तो ऐसा, और मैंने एक बार एक इमेज ऐसी बनाई भी थी जिसमें कि श और क्ष के बेसिस पे सारे अक्षर बनाए थे। आई ट्राई टू सी, और मैं वो इमेज शेयर करूंगा आपको। उससे जब आप एनर्जी उठाकर डालेंगे अपने अंदर आपको वो पावर फिनोमिनली पता चलेगी। अब अगर मैं कॉन्स्पिरेसी की बात करूं तो कॉन्स्पिरेसी ये कहती है हम्म। कि आधा षटकोण का श प्लस का इज इक्वल टू श, ये संस्कृत का नियम है। तो मैं हम्म। जब कभी कोई वर्ड या बीज मंत्र बना रहा था तो या तो उसमें षटकोण का श आ जाता या क्षत्रिय वाला श आता, दोनों कभी आते ही नहीं। तो या तो पापा दिख रहे हैं या मम्मी दिख रही है, पेरेंट्स तो दिख ही नहीं रहे। पापा दिख गए तो मम्मी मिसिंग, मम्मी दिख गई तो पापा मिसिंग, मेरी तो फैमिली कंप्लीट नहीं हुई। तो जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन इस देश में
जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन इस देश में होना चाहिए था, वो एक्चुअली उन्हीं लोगों का हुआ जो फिनोमिनली गुफाओं में गए और सिर्फ अपने अंदर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा। तो जी। आप जब मेरे गुरुजी के फोटो देखते हो तो मतलब 100 साल का व्यक्ति और इतना चेहरे पे तेज, हम्म। मतलब कोई ना कोई चिंतन तो ऐसा हुआ ना कि जहां पर शिव शक्ति एक हो गए। हम्म। जी। ये मतलब है। तो सारे जॉइंट्स में मतलब जो ऐसा लग जैसे सेंसेशन जैसे फील होता है सारे जॉइंट्स में, यहाँ पे लेग पे सारे पे लग रहा है जैसे। तो जब मतलब इसमें तो आप जितनी बार भी इसको करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, जब उसका प्रैक्टिस होगा तब आपको वो डिफरेंस पता चलेगा। जी। ये एसेंस है मतलब इस पूरे प्रोग्राम का कि भाई सबसे पहले अपने भीतर शिव शक्ति को जागृत कर लो। अब बताओ दुनिया का कौन सा काम आपके लिए मुश्किल है। तो आपने क्या करना है कि भाई अगर ये पूरा जिस टाइम पर आप अपने आप को पीक पे मेडिटेटिव एनर्जी में देखें, तब आप एक जी। सिंपल सी रिक्वेस्ट बोलिएगा कि मैं भारत को और हिंदुओं को, भारत में भी हिंदुओं को मधुमेह मुक्त देखना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है। जी। तो जब आप इस तरह से करेंगे और फिर उसी तरह से कि भाई हमें 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख एटलीस्ट हमें वो चाहिए, वॉलंटियर्स चाहिए। हम्म। तो वो 6 लाख लोग जिनके भीतर वो शिव शक्ति का जागरण होने से वो पूरे देश को मुक्त करेंगे, वो प्रक्रिया जागृत हो जाए। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि सारा काम हमें ही खुद करना है? तो हमें सिर्फ इतना काम करना है कि जिस समय हमारी एनर्जी एक पिनाकिल अटेन करे, उस पॉइंट ऑफ हम्म। टाइम पर, उस पीक पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे को विश ये करना है कि हम्म। सबका मधुमेह ठीक हो जाए। कितना डीप होना जी। चाहिए? जितने भी मेडिकल पैथोलॉजी लैब हैं उनमें डायबिटीज के टेस्ट बंद हो जाए, दुकानों पर डायबिटीज की दवाई मिलनी बंद हो जाए, लोगों को अपने भीतर उस डिवाइन एनर्जी को एक्सपीरियंस करने का जो मौका मिला, उसको उन्होंने बहुत रिलीजियसली यूटिलाइज करा, उनकी इंटेलिजेंस लेवल बढ़ गई। और हर एक व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में केवल श्रीम बीज मंत्र को लिखकर ही वो उस ट्रांसफॉर्मेशन को अटेन कर रहा है। उसकी हम्म। आत्मा शात्मा हो गई है। सो लाइकवाइज यू कैन एड्रेस फॉर ऑल द पॉइंट्स। मैं मेरा पॉइंट समझा जी। पाया? जी। इस चीज को आपने प्रैक्टिस करना है। तो आप जब श्रीम लिखते हैं, जितनी देर हम्म। आप श्रीम लिखते हैं उतनी देर इस तरह से अपने आप को इमेजिन करते जाइए, एज इफ द मोमेंट यू रोट श्रीम लाइक दिस, जैसे मैं बताया उस तरह से आपने जैसे ही श्रीम लिखा, इमीडिएटली आपके शरीर के अंदर जो है एक इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होता जा रहा है। एंड इट इज ए वेरी नोबल थॉट कि मतलब आपके दोनों हाथ शिव शक्ति ने पकड़ रखे हैं। इट इज ए वेरी नोबल थॉट, वेरी पायस थॉट। इतनी स्मूथ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है अंदर जो पता ही नहीं चलती। और फिर जब आप अपने सेलुलर रिप्रोडक्शन को ऑब्जर्व करेंगे कि माई पावर टू डू सेलुलर रिप्रोडक्शन, उसको महसूस करिएगा। एजिंग इफेक्ट्स को महसूस करिएगा कि मतलब आपकी स्किन के टेक्सचर में कैसे चेंज फील हो रहा है, स्किन के लेवल पर हम्म। एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, आपके विजन पर एनर्जी का इम्पैक्ट कैसे आ रहा है, आपके सुनने में आप कितने दूर की आवाज शांति से बैठकर सुन सकते हैं, कहीं भी अपनी आवाज को अटेंशन ले जाकर फोकस करके वहां रोक सकते हैं, कितनी दूर तक देख सकते हैं। तो जब आप इस प्रकार से अपने भीतर के ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करेंगे, तब हम्म। वो जो ऋषि हैं, जो आपके भीतर सप्त ऋषि के तौर पे, नव ऋषि के तौर पे हमने आह्वान करा, फिर उनको इन्वोक करके बोलिएगा कि क्या ये वही है जो आप देख रहे हैं?
जो आपने देखा है वो मेरे भीतर जागृत हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। रिक्वेस्ट कर करके जैसे जैसे आप मूव करेंगे आपको वो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पता चलेंगे। ये मेरा यूनिक पार्ट है, मतलब मेरे अलावा ये वाली चीज किसी को नहीं पता। जितनी जगह जो भी कहानियां मैंने सुनी वो सारी हम्म। कहानियां इस पोर्शन पर आकर कंक्लूड हो गई। और मेरे को इसलिए पता चली कि मुझे हर स्थिति में वो बोथ पेरेंट वाली थ्योरी मेरे भीतर बहुत डीप रूटेड थी। हम्म। मुझे कभी भी किसी भी स्थिति में वो अकेला वाला जो एस्पेक्ट है वो समझ में ही नहीं आता था। तो मुझे समझ में आता था कि हाँ भाई बोथ पेरेंट्स आर टुगेदर, और मैं उसी पार्ट को बार 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 सुनता जाता था, देखता जाता था। तो मेरा पॉइंट समझा पाए ना? तो जी। आज आप इस पे प्रैक्टिस करिए, कल हम इसी